Assalamu alaikum and welcome to lecture 12. This is our 12th lecture regarding investment analysis. So let's have a look what we have studied today. The outline is that we have to discuss dividend, types of dividend, dividends, a financing decision, dividend payments, stock dividend, dividend versus interest obligations, dividend policy, and what are the policy in practice, and what are the alternatives to dividend. And in start, we will recap our things which we have studied in our earlier lectures. So in our earlier lectures, we have discussed investment techniques. What are the techniques to evaluate investments? And we have studied accounting rate of return, payback period, discounted cash flows. In discounted cash flows, we have discussed internal rate of return, net present value, and profitability index. And then we have studied capital rationing. कि जब आपके पास एक इन्वेस्टर के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल मौजूद होगा तो उसको प्रोजेक्ट्स को किस तरह एवेल्युएट करना होगा और किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिविडेंड. जो उसके पहले हम डेफिनेशंस को एक दफा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं. A scrip dividend is a dividend payment which takes the form of new share instead of cash. It converts profit reserves into used share capital. It converts profit reserves into issued capital. तो आज तक आपने डिविडेंड का जो नाम सुना होगा उसको आपने लिंक किया होगा विद कैश डिविडेंड, जो कंपनी पे कर रही है और डिविडेंड वारंट की सूरत में वो डिविडेंड वो शेयर होल्डर के पास जाता है और शेयर होल्डर उसको इन कैश करा के उसके पास इनकम आ जाती है. लेकिन ये स्क्रिप डिविडेंड जो होता है उसमें कैश डिविडेंड नहीं होता, डेट इज डिफरेंट, और उसमें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. यानी उसको और शेयर कैपिटल इशू कर देती है कंपनी शेयर होल्डर को और अपना जो इशूड कैपिटल होता है उसको इंक्रीज कर लेती है. तो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप डिविडेंड. A scrip or bonus issue, also referred to as capitalization issue, involves the issue of new shares to existing shareholders in proportion to their existing holdings. एक था स्क्रिप डिविडेंड और दूसरा हमने जो शुरू की जो देखी है चीज उसको बोनस इशू भी बोलते हैं. और इससे कंपनी के एक तो इश्यूड कैपिटल इंक्रीज हो जाता है और इट इन्वॉल्व्स द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. यानी जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स मौजूद हैं उनको एक एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ कैपिटल एलोकेट कर दी जाती है इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. तो उसको हम स्क्रिप और या फिर बोनस डिविडेंड बोलते हैं. अभी टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या हो सकती हैं. डेफिनेशंस में हमने सिर्फ उन डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया जो कि अनयूजुअल हैं और नॉर्मली एक सुनने में बहुत कम आती है. अभी हम टाइप्स को देख लेते हैं. ये डिविडेंड्स की क्या क्या टाइप होती हैं. उसमें होती है डिविडेंड्स आर अ पेमेंट परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडुअल अर्निंग्स / प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेशन टू इट्स ओनर्स. क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या अपने ओनर्स को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड वो परमानेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो उनकी कंपनी के अर्निंग में से और उसके प्रॉपर्टी में से कम हो जाती है. इसके बाद डिविडेंड्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश
एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक्स जो कि स्टॉक डिविडेंड होते हैं, जो कि हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं डेफिनेशन में. प्रॉपर्टी, इफ अ फर्म इज डिसॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, a final dividend of any residual amount is made to the shareholders. This is known as a liquidating dividend. तो अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो और उस वक्त उसने कोई डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो उसके पास अर्निंग्स मौजूद थी, जो प्रॉपर्टी मौजूद थी, वो अपने ओनर्स में जब उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो दैट विल बी कॉल्ड लिक्विडेटिंग डिविडेंड. So these are the types of dividend. Now, dividends are financing decision. इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि how a dividend can be a financing decision. In the absence of dividends, corporate earnings accrue to the benefit of shareholders as retained earnings and or automatically reinvested in the firm. अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो इट मीन्स कि वो अपने प्रॉफिट्स जो जनरेट कर रही है वो री इन्वेस्ट कर रही है फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस, फॉर बिजनेस पर्पसेस, और वो अपने आप को ज्यादा मजबूत बना रही है. तो ये एक, अगर वो अपनी अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो वो उस वक्त कंपनी को डिसाइड करना होता है कि आइदर वो अपने कंपनी में ही इन्वेस्ट करे या फिर वो डिविडेंड दे दे. तो इसलिए डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन. व्हेन अ कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, दोज फंड्स लीव द फर्म परमानेंटली एंड इरिवर्सिबली. क्योंकि जब कंपनी ने एक पेमेंट कर दी डिविडेंड की कैश की सूरत में, तो वो फंड्स कंपनी से खत्म हो गए और वो भी वापस नहीं आएंगे. तो ये डिसीजन लेते वक्त कंपनीज को ये डिसाइड करना होता है कि वो उन्होंने डिविडेंड देना है तो कितनी अमाउंट का देना है और कितनी अमाउंट कंपनी में रखनी है फॉर फ्यूचर पर्पसेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स एज डिविडेंड में स्टाफ द कंपनी ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एंड दिस में कॉज द फर्म टू सीक एडिशनल एक्सटर्नल कैपिटल. अगर एक कॉर्पोरेशन ने फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन करनी है और इस वक्त वो ईयर एंड पे ये डिसाइड करती है, कंपनी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि वो डिविडेंड पे कर देते हैं, तो इस सूरत में उनके पास अपने इंटरनल फंड्स कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे. तो अपनी एक्सपेंशन करने के लिए उन्हें एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत होगी. तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको हमने कहा है डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन. यहाँ पे आपके पास पिक्चर प्रेजेंट हो रही है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है आफ्टर टैक्स पेमेंट में से दिया जाता है, जो कंपनी फंड्स को यूटिलाइज कर रहेगी दैट विल बी प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. तो उसकी दो यूटिलिटीज हैं, या तो रिटेन्ड अर्निंग्स में वो उसको अकोमुलेट करती रहती है या फिर उसको डिविडेंड की सूरत में पे कर देती है. नाउ डिविडेंड पेमेंट्स, हाउ द डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स या ओनर्स. और ये कैश डिविडेंड की हम अभी बात कर रहे हैं. इसका मैकेनिज्म क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट एक सबसे पहले डिक्लेयर होती है. दिस इज द डेट ऑन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट एंड डिक्लेयर द डिविडेंड. यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें डिविडेंड डिसाइड होता है और डिक्लेयर हो जाता है. इन देयर रेजोल्यूशन द बोर्ड विल सेट द डेट ऑफ रिकॉर्ड. जब बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनते हैं तो उसमें डेट ऑफ जो डेट जिस डेट पे अप्रूव होता है डिविडेंड वो मेंशन कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ रिकॉर्ड एंड द डेट ऑफ पेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉर ईच शेयर क्लास. When carried, this resolution makes the dividend a current liability for the firm. यानी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, उन्होंने डिविडेंड के अमाउंट डिविडेंड की अमाउंट फाइनलाइज कर ली, और तो वो डिविडेंड जो फाइनलाइज कर ली दैट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, क्योंकि उस कंपनी ने वो डिविडेंड पे करना है टू इट्स ओनर्स. तो इसलिए वो कंपनी की या फर्म की लायबिलिटी है. और डेट ऑफ रिकॉर्ड इज द डेट ऑन विच द शेयर होल्डर रजिस्टर इज क्लोज्ड
after the trading day, and all those who are listed will receive the dividend. तो डेट ऑफ रिकॉर्ड कौन सी हम कहेंगे कि जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद कंपनीज की बुक्स क्लोज हो जाती हैं कुछ दिन के लिए, और उस दिनों में कोई ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग कैश शेयर परचेज या शेयर सेल की नहीं हो सकती। तो उन दिनों को हम क्या कहते हैं? इज द डेट ऑन विच द शेयर होल्डर रजिस्टर इज क्लोज्ड। जिस दिन शेयर होल्डर रजिस्टर क्लोज होता है उस दिन को हम डिविडेंड डेट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट इज द डेट दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स कॉमन शेयर्स विल रिफ्लेक्ट द डिविडेंड पेमेंट। एक्स मीन्स विदाउट, सो दिस डेट इज विदाउट डिविडेंड, यानी जो ऐसी डेट जिस पे डिविडेंड यानी अनाउंस नहीं हुआ या उसको फाइनलाइज नहीं किया गया। तो ऐसी सिनेरियो में उस कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यूएशन होगी दैट वुड बी विदाउट डिविडेंड। एट द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन द एक्स डिविडेंड डेट द शेयर प्राइस विल नॉर्मली ओपन फॉर ट्रेडिंग एट अ प्रीवियस डे क्लोज less the value of dividend per share. This reflects the fact that purchases of the stock on the ex-dividend date and beyond will not receive declared dividend. Now, what is the date of payment? The date of payment is the date the checks for the dividend are mailed to the shareholders. तो इसमें हमने कुछ मैकेनिज्म देखा कि किस मैकेनिज्म के थ्रू डिविडेंड डिसाइड होता है और फिर वो किन डेट्स पे डिक्लेयर होता है, और डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या होती है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है और डेट ऑफ पेमेंट क्या है। क्योंकि एक एनालिस्ट को ये समझना जरूरी है जब वो एक कंपनी के वैल्यू शेयर्स की वैल्यू डिटरमिन कर रहा होता है तो इन डेट्स का कंसिडरेशन हमारे कैलकुलेशन में जरूरी हो जाती है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसका टाइमलाइन इस डायग्राम में कंप्लीट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है कि सबसे पहले डिक्लेरेशन डेट आई, द बोर्ड मेट्स एंड पासेस द मोशन टू क्रिएट द डिविडेंड। इसके बाद एक्स डिविडेंड डेट इज डिटरमिन्ड बाय द डेट ऑफ रिकॉर्ड, यानी जिस डेट पे शेयर होल्डर रजिस्टर क्लोज रहेगा और उन दिनों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी शेयर्स में, दैट इज कॉल्ड एक्स डिविडेंड डेट इज एक्स डिविडेंड डेट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स drops by the value of the dividend per share on market opening compared to the previous day's close. इसकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है एक्स डिविडेंड डेट पे शेयर की? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है और जब शेयर होल्डर रजिस्टर क्लोज हो जाता है जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी कंपनी के रजिस्टर पे मौजूद हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। तो जो ओनर्स हैं वो डिसाइड हो चुके हैं और उन ओनर्स को डिविडेंड की अमाउंट मिल जाएगी। तो इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में डिविडेंड की अमाउंट शामिल नहीं होती, क्योंकि अगर कोई परचेज करेगा शेयर को बिफोर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर वो डिविडेंड को भी परचेज कर लेगा और जो वो शेयर होल्डर और ओनर बन जाएगा ऑन द एक्स डिविडेंड डेट और वो डिविडेंड का मालिक होगा। तो एक्स डिविडेंड डेट पे जो मार्केट वैल्यू है दैट विल बी लेस बाय द डिविडेंड अमाउंट। और उसमें नंबर 2 पे जो मेंशन है बिजनेस डेज प्रायर टू द डेट ऑफ रिकॉर्ड, उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्ड आ जाती है और फिर डेट ऑफ पेमेंट आ जाती है। तो दिस आर द टाइमलाइंस इन डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड पेमेंट। तो इससे आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्टॉक डिविडेंड। पहले हमने कैश डिविडेंड की बात कर ली कि कैश डिविडेंड पेमेंट का क्या मैकेनिज्म है और कैश डिविडेंड को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह पे किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड की हमने डेफिनेशन भी स्क्रिप्ट डिविडेंड में देखी कि स्क्रिप्ट डिविडेंड इज द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इन स्टॉक डिविडेंड company pay additional shares of stock instead of cash
It increases the number of outstanding shares of the company. Small stock dividend less than 20 to 25%. If you own 100 shares and the company declared a 10% stock dividend, you would receive an additional 10 shares. तो इसमें आपने स्टॉक डिविडेंड की कुछ चीजें देखी कि हाउ द स्टॉक डिविडेंड इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द स्टॉक डिविडेंड कि स्टॉक डिविडेंड एडिशनल शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता और इसकी वजह से कंपनीज का इशूड कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। और एक एग्जांपल देखिए कि स्मॉल स्टॉक डिविडेंड है जो कि लेस देन 20 to 25% होते हैं और अगर आप ओनर हैं 100 शेयर्स के और कंपनी ने 10% स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया है तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के मुताबिक नया स्टॉक डिविडेंड मिलेगा और वो कितना होगा एडिशनल 10% यानी 10% ऑफ 100 इक्वल टू 10 तो आपको एडिशनल 10 शेयर्स मिल जाएंगे। A large stock dividend more than 20 to 25%. अब ये हम देख लेते हैं कि हमने कैश डिविडेंड का मैकेनिज्म, कैश डिविडेंड का डिक्लेरेशन और पेमेंट मैकेनिज्म देख लिया। हाउ द स्टॉक डिविडेंड इज पेड। स्टॉक डिविडेंड सिंपली अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जैसे कि डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। दे रिप्रेजेंट nothing more than recapitalization of earnings of the company. That is, the amount of the stock dividend is transferred from retained earning account to the common share account. क्या मतलब इसका कि जो कंपनी अगर स्टॉक डिविडेंड पे कर रही है तो उसमें वो रिटेन्ड अर्निंग जो उसके प्रॉफिट्स हैं उसमें से एक अमाउंट निकाल के ट्रांसफर कर देगी टू इशूड कैपिटल। और कैश डिविडेंड में क्या था कि वो कैश डिविडेंड में कंपनी एक अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल के अपनी लायबिलिटी अज्यूम कर लेगी कि लायबिलिटी उन्होंने पे करनी है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो स्टॉक डिविडेंड के केस में जो स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट है वो रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल के इशूड कैपिटल में ले जाएगी कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप इंक्रीज हो गई है, इस वजह से कंपनी का इशूड कैपिटल इंक्रीज हो गया है। Because of the capital commitment, because of the capital impairment, rule stock dividends reduce the firm's ability to pay dividends in the future. ये किस वजह से बात हुई है? ये इस वजह से हुई है कि जब कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बेस इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो फ्यूचर में डिविडेंड अनाउंस करना, डिविडेंड पे करना उनके लिए एक डिफिकल्ट इस वजह से होगा कि उन्हें ज्यादा डिविडेंड पे करना होगा और एक लायबिलिटी उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। नाउ व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट essentially the same as a stock dividend except expressed as a ratio. For example, a 2-for-1 stock split is the same as a 100% stock dividend. Stock price is reduced when the stock splits. Common example for split is to return price to a more desirable trading range. तो स्टॉक स्प्लिट में देखा कि ये स्टॉक डिविडेंड के ही तरह की है लेकिन इसमें रेशियो इंक्रीज कर दिया जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक शेयर होल्डर के पास 2 शेयर हैं और कंपनी उसको स्प्लिट कर रही है शेयर्स को तो वो ये अनाउंस करेगी कि एक जिसके पास 2 शेयर है उसके पास 4 शेयर हो जाएंगे तो वो उसने स्प्लिट कर दिया अपनी नंबर ऑफ शेयर्स को। When should a firm consider splitting its stock? There is a widespread belief that the optimal price range for stocks is $20 to $80. Stock splits can be used to keep the price in the optimal range. Stock splits generally occur when management is confident, so are interpreted as positive signals. तो ये वो तमाम कंडीशंस थी जबकि एक कंपनी
ये डिसाइड कर सकती है कि किस वक्त उसने स्टॉक स्प्लिट करना है और कब उस कंपनी के लिए यूजफुल होगा स्टॉक स्प्लिट करना। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक डिविडेंड पेमेंट और उसकी इम्प्लीकेशंस, उसकी जो इफेक्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशंस में है कि इसकी वजह से रिडक्शन हो जाती है रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, क्योंकि जब स्टॉक डिविडेंड अनाउंस हो गया तो स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट रिटेन अर्निंग में से निकाल के इश्यूड कैपिटल में चली जाती है। तो इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन रिटेन अर्निंग अकाउंट एंड इट रिड्यूसेस कैपेसिटी टू पे फ्यूचर डिविडेंड, क्योंकि रिटेन अर्निंग की अमाउंट काफी कम हो गई और आपका शेयर होल्डर बेस इंक्रीज हो गया, तो इट क्रिएट्स डिफिकल्टी टू पे फ्यूचर डिविडेंड। इट proportionate share ownership remains unchanged. Shareholders' wealth theoretically is unaffected. तो जब स्टॉक डिविडेंड दिया जाता है तो उनकी वेल्थ इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं आया, कोई उनके पास मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं आए। अफेक्ट कंपनी में क्या अफेक्ट आएगा कि कंपनी कंजर्व कैश, यानी इसकी वजह से स्टॉक डिविडेंड देने की वजह से कंपनी ने अपनी जो कैश अमाउंट है वो सेव कर ली, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। इट सर्व्स टू लोअर द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म स्टॉक मॉडेस्टली, क्योंकि जब स्टॉक डिविडेंड दिया जाता है तो उसके बाद कंपनीज की शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका शेयर होल्डर बेस इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, तो मार्केट वैल्यू उसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है। इट प्रमोट्स वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द एक्सटेंट दैट करंट ओनर्स डाइवेस्ट देमसेल्व्स टू शेयर्स बिकॉज दे हैव मोर, और इसकी वजह से डाइवेस्ट शेयर होल्डर्स अपने करना फंड्स को करना शुरू कर देते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं अपने शेयर्स को। एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स एंड डायलूट ईपीएस। तो वो ये तो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनी पे, कंपनी की जो करंट सिचुएशन है उस पे ये अफेक्ट करते हैं स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट। और शेयर होल्डर्स पे क्या अफेक्ट आते हैं? इट प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप रिमेन्स अनचेंज्ड, टोटल वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ फॉर्मर डीपीएस इज मेंटेन्ड this really represents increased dividend payout, क्योंकि अगर जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है अगर वो मेंटेन रखा जाए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में जाके ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा शेयर्स आ गए हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, क्योंकि दोनों केसेस में डिविडेंड और इंटरेस्ट में पेमेंट किसको हो रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर के ओनर्स को। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो शेयर्स आते हैं या लोन आता है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पे करती है कंपनी डिविडेंड, और जो लोन प्रोवाइडर्स हैं उनको कंपनी पे करती है इंटरेस्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं कि डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस की क्या इम्प्लीकेशंस हैं और वो किस तरह यहाँ पे कंपनी के लिए यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। इंटरेस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट इज अ पेमेंट टू लेंडर्स फॉर द यूज ऑफ देयर फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि अगर कोई लोन कंपनी ने ऑब्टेन किया है या किसी बैंक से लोन लिया है तो उस पे उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। टाइमली पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि लोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। फेलियर टू पे इंटरेस्ट एंड फुलफिल अदर कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट अंडर द बॉन्ड, इंडेंचर और लोन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्ट ऑफ बैंक्रप्सी एंड द लेंडर हैज रिकोर्स टू द कोर्ट्स टू सीक रेमेडीज। अगर कंपनी अपना इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं कर रही या अक्रू हो चुका है और उसको वो पे ऑफ नहीं कर रही, तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की खिलाफवर्जी कर रही है और इट कैन लीड टू बैंक्रप्सी, और लेंडर हैज द राइट टू गो टू कोर्ट टू ऑब्टेन हिज इंटरेस्ट।
इसके बाद secured lenders bond holders have the first claim on the firm's asset in the case of dissolution or in the case of bankruptcy। यानी अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए जिसमें कंपनी डिसॉल्व हो रही है या उसके ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं, तो उस केस में जो कंपनी की एसेट्स हैं वो जो जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सबसे पहले लोन प्रोवाइडर्स में होंगे, यानी जिन्होंने लोन्स दिया हुआ है और उनको सबसे पहले एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद ओनर्स की बारी आएगी। और अभी ये इंटरेस्ट के इफेक्ट्स थे कंपनी पे और इंटरेस्ट की करैक्टरिस्टिक थी। अभी डिविडेंड का देख लेते हैं कि डिविडेंड के क्या इफेक्ट्स होते हैं। अ डिविडेंड इज अ डिस्क्रिशनरी पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। हम जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इंटरेस्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन बट डिविडेंड इज अ डिस्क्रिशनरी डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, के कोई लायबिलिटी नहीं होती कंपनी की कि पे लाजमी करे, करना चाहे तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड पे करे। तो इट इज अ डिस्क्रिशनरी पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। द डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड इज सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी लोन में ये होता है कि वहां पे आपके एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप पे कर रहे होते हैं और उसमें किसी की अप्रूवल्स नहीं चाहिए होती कि इंटरेस्ट पे करें या ना करें। लेकिन डिविडेंड के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होती है कि वो पहले डिविडेंड को डिस्कस करते हैं और डिविडेंड को डिसाइड करते हैं, उसके बाद पे आउट होता है। शेयर होल्डर्स आर रेजिडुअल क्लेमेंट्स टू द फर्म। They have the last and residual claims on assets, on dissolution and on profits after all other claims have been fully satisfied। तो जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, ऑपरेशंस खत्म हो रहे हैं, तो उसकी एसेट्स जो हैं वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द लोन प्रोवाइडर्स और उसके बाद फिर जब लोन की अमाउंट सेटल्ड हो जाएगी तो उसके बाद फिर ओनर्स की बारी आएगी जो कि शेयर होल्डर्स हैं और फिर उन्हें बकिया रेजिडुअल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये वो चीजें थी जो डिफरेंशिएट करती हैं इंटरेस्ट पेमेंट को और डिविडेंड को, और इनके इफेक्ट कंपनी में क्या होते हैं और उन जो प्रोवाइडर हैं यानी शेयर होल्डर्स और लेंडर्स के लिए क्या क्या इसमें फायदे हैं और क्या उनके लिए बेनिफिट्स हैं, वो हमने डिस्कस किया। नाउ वी कम टू द डिविडेंड पॉलिसी कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या हो सकती है, और उसमें डिविडेंड शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स और द ओनर्स जिनको डिविडेंड मिलता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अप्रूव करते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है। इसमें है कि देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर फर्म्स टू पे डिविडेंड टू कॉमन शेयर होल्डर्स, यानी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और जरूरी नहीं है कि लाजमी पेमेंट होगी डिविडेंड की शेयर होल्डर्स को। इट इज अ डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स कैन नॉट फोर्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर अ डिविडेंड एंड कोर्ट्स विल नॉट इंटरफेयर विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट टू मेक द डिविडेंड डिसीजन। जैसा कि हमने इंटरेस्ट में देखा था कि इंटरेस्ट की पेमेंट कंट्रेक्चुअली होती है, लीगली होती है, और अगर वो पे ना करे तो लेंडर कैन हैव द राइट टू गो टू कोर्ट टू ऑब्टेन हिज इंटरेस्ट। लेकिन इस सिनेरियो में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी की पे करने के लिए डिविडेंड, और शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू गो टू कोर्ट एंड कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करें कि हमें डिविडेंड दिलवाएं। इसके क्या रीजन है? Board members are jointly and severally liable for any damage they may cause. Board members are constrained by legal rules affecting dividend, including not paying dividends out of capital, not paying dividends when that decision could cause the firm to become insolvent, not paying dividends in contravention of the contractual commitments such as debt covenant agreements। तो ये वो चीजें थी, तो ये वो फैक्टर्स है जिनकी बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने डिविडेंड देना है या नहीं देना, और इन बेसिस की वजह से कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती और शेयर होल्डर्स
वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि उन्हें डिविडेंड दिलवाया जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पॉलिसी मेकर्स और उन्होंने डिसाइड करना होता है कि कंपनी को किस तरह लेके चलना है और उन्होंने कौन से कमिटमेंट अभी फुलफिल करनी है और किस वक्त उन्होंने डिविडेंड अनाउंस करना है। अभी डिविडेंड पॉलिसी में कुछ हम चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके रीड आउट कर लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ विच डिपेंड्स ऑन बोथ द करंट डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में और उनका भी जो इन्वेस्टमेंट का एक मेजर रीजन है वो ये है कि दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ आइदर थ्रू डिविडेंड और कैपिटल गेन। क्योंकि जो शेयर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का जो रीजन हो सकता है, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स में भी देखा था कि शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है कि टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ और उसके लिए तरीके के आइदर टू अर्न डिविडेंड और गेन और थ्रू कैपिटल गेन। यानी जब वो सेल करेंगे, अगर किसी इन्वेस्टर ने ईयर 1 पे शेयर्स खरीदे तो ईयर 2 के एंड पे जाके उससे जो कैपिटल गेन मिल रहा है, यानी 100 रुपए का उसने शेयर परचेज किया और वो 150 रुपीज का सेल कर रहा है तो 50 रुपीज का उसने कैपिटल गेन अर्न कर लिया। तो ये शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव होता है और कंपनी जब अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है तो इन चीजों को मद्देनजर रखती है। द मेजर रीजंस फॉर यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स टू फाइनेंस न्यू इन्वेस्टमेंट rather than to pay the higher dividends and then borrow or raise more equity to finance the projects are as follows। क्योंकि अगर कंपनी लाजिम बात है जो डिविडेंड पे आउट कर रही है डेट विल बी फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, यानी जो कि कंपनी ने सेव किए हुए थे फंड्स उनमें से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है देन कंपनी हैज नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स और उसके लिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे न्यू प्रोजेक्ट्स में तो उसके लिए उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्या है कि वो बोरो करे फंड्स को। और इसके जो रीजन दिए गए हैं, यूजिंग फंड्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग मीन्स दैट अ प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइदर द शेयर होल्डर और एनी आउटसाइडर। बोरो फंड करने के नुकसानात क्या हो सकते हैं कि बोरो अगर फंड कर लिए तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसकी वजह से आउटसाइडर इन्वॉल्व हो जाता है कंपनी में, यानी लैंडर जो प्रोवाइड कर रहे हैं फंड्स कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसके अपने इंटरेस्ट पे शामिल हो जाते हैं कि वो उसमें कॉन्फिडेंस वगैरह डाल सकता है और कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। तो कंपनी यही चाहती है कि वो अपने करंट फंड्स को और सेफ फंड को यूज करे फॉर इन्वेस्टमेंट, ना कि वो बाहर से बोरो करे फंड्स को। इट सेव्स इशू कॉस्ट विच वुड हैव बीन इंकर्ड इफ न्यू इक्विटी हैड बीन इशूड। अभी दूसरा रीजन करंट अर्निंग्स को यूज करने का, अब दूसरा रीजन के करंट अर्निंग्स को ही इस्तेमाल किया जाए फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये है कि अगर कंपनी करंट अर्निंग्स को पे आउट कर देती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो उसके लिए दूसरा जो तरीका है कि वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे वो है इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। और जब कंपनी इशू करती है नए शेयर्स मार्केट में तो उसकी वजह से इशू कॉस्ट अराइज होती है। तो करंट फंड को होल्ड करने का ये भी फायदा है कि इशू कॉस्ट से कंपनी महफूज रहती है। It avoids the possibility of change in control of the entity, a risk that usually follows issue of equity। और अगर वो नए शेयर्स इशू करके फंड रेज कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट तो वो ओनरशिप भी चेंज हो रही है, उसकी वजह से नए शेयर होल्डर आ रहे हैं और उसकी वो जो कि अफेक्ट करेंगे उसकी पॉलिसीज पे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से कंपनी डिसाइड करती है कि वो डिविडेंड दे या ना दे, क्योंकि कंपनी को अपने फंड्स की यूटिलिटी देखनी होती है कि उसने अपनी कमिटमेंट्स किन जगहों पे और किस वक्त फुलफिल करनी है, तो उसको देखते हुए कंपनी डिविडेंड डिसाइड करती है। डज डिविडेंड पॉलिसी मैटर? अभी हम ये देखेंगे कि
जो डिविडेंड पॉलिसी है किसी कंपनी की वो मैटर कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए या कंपनी के लिए या नहीं. Dividend matters. The value of the stock is based on the present value of expected future dividends. एक कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस होती है, मार्केट वैल्यू जो डिटरमिन होती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर कैश फ्लोज. और जो शेयर होल्डर्स के लिए कैश फ्लोज हैं दैट इज डिविडेंड और सेल प्राइस एट द एंड ऑफ द ऑन द टाइम ऑफ सेलिंग द शेयर्स. तो जो अभी करंट सिनेरियो में हम देखें तो शेयर होल्डर के लिए क्या उसकी वैल्यू किस तरह वो डिटरमिन करेगा, बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड पॉलिसी मे नॉट मैटर. और इसके क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, वो ये हैं. डिविडेंड पॉलिसी इज द डिसीजन टू पे डिविडेंड्स वर्सेस रिटेन फंड्स टू इन्वेस्ट इन द फर्म. क्योंकि एक ये हो सकता है कि डिविडेंड पॉलिसी इज द डिसीजन टू पे डिविडेंड वर्सेस रिटेनिंग फंड्स टू इन्वेस्ट इन द फर्म. क्योंकि मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि उसने इन्वेस्ट करने हैं फंड्स या उसने इन्वेस्ट नहीं करने. अगर इन्वेस्ट नहीं करने या यूटिलिटी नहीं है फंड्स की तो फिर डिविडेंड पेमेंट का वो क्वेश्चन अराइज होता है. In theory, if the firm reinvests capital now, it will grow and can pay higher dividend in the future. दूसरा एक इसमें सिनेरियो ये हो सकता है कि फर्म इस वक्त इन्वेस्टमेंट ना करे, कि फर्म इस वक्त डिविडेंड ना दे और जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं या जो फंड सेव हैं उसको यूज कर ले फॉर एक्सपेंशन और फ्यूचर में जाके हायर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दे. तो इस सूरत में भी डिविडेंड पॉलिसी में नॉट मैटर. अभी और उसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल कि कंसीडर अ फर्म दैट कैन आइदर पे आउट डिविडेंड्स ऑफ $10,000 पर ईयर फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 years. अभी इस सिनेरियो में एक कंपनी है जो कि पे कर सकती है डिविडेंड ऑफ $10,000 हर साल अगले 2 सालों तक और कैन पे $9,000 in 1 year, reinvest the other $1,000 into the firm and then pay $11,120 in 2 years. Investors require 12% return. तो ये आपके पास सामने एक सिनेरियो आ गया कि किस मौकों पर डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड पे आउट डज नॉट मैटर फॉर द इन्वेस्टर और फॉर द फर्म. तो इस सिनेरियो में ये है कि एक कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो या तो $10,000 अभी पे करते और अगले साल भी पे करते, यानी 2 सालों तक वो $10,000 पे करते रहे एज ए डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, या फिर वो इस साल $9,000 पे करते और $1,000 इन्वेस्ट करते कंपनी के अंदर और अगले साल के आखिर में यानी 2 साल बाद वो इकट्ठा $11,120 पे कर दे एज ए डिविडेंड. और इसमें शेयर होल्डर्स का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताया गया दैट इज 12%. तो आप प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करते हुए या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके इन कैश फ्लोज की डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है फॉर इन्वेस्टर. या तो मार्केट वैल्यू विद कांस्टेंट डिविडेंड, मार्केट वैल्यू विद री इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टर ये देखेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू विद कांस्टेंट डिविडेंड क्या है या फिर मार्केट वैल्यू विद री इन्वेस्टमेंट क्या है. तो इसमें से जो बेहतर उसके प्राइस मिलेगी या वैल्यू मिलेगी वो उसको ऑप्ट करेगा. तो ये एक डिसीजन का तरीका है. इफ द कंपनी विल अर्न द रिक्वायर्ड रिटर्न then it doesn't matter when it pays the dividend. अगर कंपनी अर्न कर सकती है अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक तो इट डजंट मैटर कि वो पेमेंट अभी करती है या फ्यूचर में जाके करती है डिविडेंड की.
यानी अपने फंड्स को अभी रोक लेती है और डिविडेंड नहीं पे करती, या फिर वो फ्यूचर में पे करती है, तो इट डजंट मैटर व्हेन द कंपनी कैन अर्न एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी आगे चल के ये होम मेड डिविडेंड्स के नाम से आपके सामने स्लाइड है। इसमें क्या है, डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट व्हेन देयर आर नो टैक्सेस एंड नो अदर मार्केट इम्परफेक्शंस। क्योंकि जब टैक्सेस और मार्केट इम्परफेक्शंस नहीं होंगी तो हर इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई और रिस्क उसमें से हट गया, तो हर इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और ऐसी सूरत में डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट, क्योंकि अगर डिविडेंड अभी कंपनी नहीं दे रही तो कुछ अर्से बाद उसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे अपना इनकम मिल जाएगी। शेयर होल्डर्स कैन इफेक्टिवली undo the firm's dividend strategy, and the shareholders who receives a dividend that is greater than desired can reinvest the excess. The shareholders who receives a dividend which is greater than desired can reinvest the excess. यानी अगर डिविडेंड शेयर होल्डर ये सब एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी उसे 100 रुपए का डिविडेंड देगी, लेकिन कंपनी अगर उसे 150 का दे देती है तो 50 रुपए वो दोबारा री इन्वेस्ट कर देगा, या तो शेयर और खरीद लेगा या कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, और उधर से वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपना अर्न कर लेगा। द शेयर होल्डर हु रिसीव्स अ डिविडेंड दैट इज स्मॉलर देन डिजायर्ड कैन सेल एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफ स्टॉक। तो इस सूरत में अगर कंपनी डिविडेंड इतना दे रही है जो कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से कम है, तो शेयर होल्डर लाजमी जब उसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम रिटर्न मिल रहा है तो वो अपने शेयर्स को सेल ऑफ कर देगा। तो ये वो कुछ सिनेरियो से जो कि डिविडेंड में कंसीडर करने होते हैं। लो डिविडेंड पे आउट, इंडिविजुअल्स इन अपर इनकम टैक्स ब्रैकेट्स माइट प्रेफर लोअर डिविडेंड पे आउट्स, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा डिविडेंड मिलते हैं तो उन्हें ज्यादा टैक्स देने होगा, with the immediate tax consequences in favor of higher capital gains। और लोअर डिविडेंड वो क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उससे कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड कम दे रही है तो उनका कैपिटल गेन्स के थ्रू जो वो अर्न करेंगे उस पर टैक्स इंपैक्ट कम होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, लो पे आउट्स कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल that needs to be raised, thereby lowering the total flotation cost. And then in last point, dividend restrictions, that contracts might limit the percentage of income that can be paid out as dividend। यानी अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिकली बाज दफा ये भी मेंशन होता है कि कंपनी अगले 1.5 साल तक, 2 साल तक या कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक डिविडेंड नहीं अनाउंस करेगी, तो ये भी डेट डिविडेंड रिस्ट्रिक्शन क्लॉज हो सकती है इन एनी डेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वजूहात हो सकती हैं फॉर लो डिविडेंड पे आउट। नाउ व्हाट आर द सिचुएशन वेयर हाई डिविडेंड पे आउट कैन अराइज? डिजायर फॉर करंट इनकम, इंडिविजुअल्स इन लो टैक्स ब्रैकेट्स, जैसे कि ऊपर हाई टैक्स ब्रैकेट्स में जो लोग शेयर होल्डर्स हैं वो लो डिविडेंड को सिलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए प्रेफरेबल लो डिविडेंड था। तो जो ऐसे इंडिविजुअल जो लो टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, दे डिजायर फॉर हाई डिविडेंड। अनसर्टेनिटी रेजोल्यूशन, नो गारंटी दैट द हायर फ्यूचर डिविडेंड विल मटेरियलाइज। तो ऐसी सूरत में हायर डिविडेंड पे आउट एक्सपेक्ट किया जाता है। और तीसरा जो है टैक्सेस, डिविडेंड एक्सक्लूजन फॉर कॉर्पोरेशंस, टैक्स एग्जेम्प्ट इन्वेस्टर्स डोंट हैव टू वरी अबाउट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। तो ये वो रीजन है जिनकी बेस पे हाई डिविडेंड को प्रेफर किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है। नाउ डिविडेंड्स एंड सिग्नल्स, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है सिग्नल्स
सिग्नल मीन्स इशारा, यानी डिविडेंड एक सिग्नल होता है फॉर शेयर होल्डर्स और फॉर इन्वेस्टर्स. signaling effects. Dividend declared by a company serve as a signal to the shareholders of the financial performance and future prospects. It is important to maintain a constant stream. अब डिविडेंड किस चीज की निशानी होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके फंड्स अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं और कंपनी उनकी वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है. तो शेयर डिविडेंड जो है वो सिग्नलिंग इफेक्ट देता है टू शेयर होल्डर्स जो और इन्वेस्टर्स. और ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर्स उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करता है कि ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, अच्छा उसे रिटर्न मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक ये सिग्नल है. Asymmetric information. Managers have more information about the health of the company than investors. Changes in dividends convey information. अगर एक कंपनी एक कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है ओवर द ईयर्स, यानी हर साल वो एक सेम पे आउट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बिटवीन शेयर होल्डर्स, तो अगर उसको चेंज करती है तो वो क्या है कि या तो डिविडेंड इंक्रीज कर रही है, डिविडेंड इंक्रीज करती है तो मैनेजमेंट बिलीव्स इट कैन बी सस्टेन्ड, यानी जब इंक्रीज कर रही है तो मैनेजमेंट की एजम्पशन हो चुकी होती है कि वो ज्यादा पेमेंट करके अपने कंपनी को सस्टेन कर सकेंगे. एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर फ्यूचर डिविडेंड्स इंक्रीजिंग प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो स्टॉक की प्राइस होती है, जो शेयर की प्राइस डिटरमिन होती है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स. तो अभी कंपनी अगर हायर डिविडेंड पे आउट कर रही है तो उसकी वजह से जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा हो जाती है. सिग्नल ऑफ ए हेल्थी ग्रोइंग फर्म, और अगर ज्यादा डिविडेंड पे हो रहा है तो इट मीन्स कि कंपनी ग्रो हो रही है, ग्रोथ है, उसमें प्रॉस्पेरिटी है और वो हेल्थी ऑपरेशंस ऑपरेट कर रही है. और अगर कंपनी डिक्रीज कर रही है अपना डिविडेंड तो उससे क्या इफेक्ट है? मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट कैन नो लॉन्गर सस्टेन द करंट लेवल ऑफ डिविडेंड्स. तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को सस्टेन करने के लिए वो करंट लेवल ऑफ डिविडेंड मेंटेन नहीं रख सकती, इसलिए वो डिविडेंड में कमी लेके आ रही है और कम डिविडेंड दे रही है. एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर डिविडेंड्स इन ए डेफिनेटली डिक्रीजिंग प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो मार्केट प्राइस है ऑफ स्टॉक या शेयर, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स. तो अगर कम डिविडेंड दे रही है तो इसका इफेक्ट क्या गया, उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सिग्नल ऑफ ए फर्म दैट इज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और इससे क्या इफेक्ट जा रहे हैं कि कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसलिए ऑपरेशंस ज्यादा अच्छे ऑपरेट नहीं हो रहे, तो इस वजह से कंपनी या मैनेजमेंट कम डिविडेंड दे रही है. तो ये सिग्नलिंग इफेक्ट है जो कि इन्वेस्टर एज्यूम करते हैं और उसकी डिसीजन पे इफेक्ट आता है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. अभी हम क्लाइंटेल इफेक्ट देख लेते हैं. पहले हमने सिग्नलिंग इफेक्ट डिस्कस किया कि हाउ डिविडेंड प्ले एज अ सिग्नल्स, और अभी हम क्लाइंटेल इफेक्ट देखते हैं. Some investors prefer low dividend payouts and will buy stock in those companies who pay low dividend. Or some investors prefer high dividend payouts, will buy stock in those companies that offer high dividend payouts. The company can influence its clientele by way of its dividend policy. It can lead to the following advantages. बिफोर डिस्कसिंग एडवांटेजेस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लो डिविडेंड को प्रेफर कर रहे होते हैं और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि हाई डिविडेंड को प्रेफर कर रहे होते हैं. इस प्रेफरेंस की रीजन क्या होती है कि वो अपना टैक्स इम्पैक्ट देख रहे होते हैं और जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस है उनकी इन्वेस्टमेंट पे उसको देख रहे होते हैं.
तो उसको देखते हुए वो अपना प्रेफरेंस डिजाइन करते हैं कि उन्हें लो डिविडेंड चाहिए या हाई डिविडेंड चाहिए। लेकिन अभी मैनेजमेंट को किस तरह अपना ये क्लाइंटेल इफेक्ट मैनेज करना होगा, इन्वेस्टर्स की डिजायर को फुलफिल करना होगा, और उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इस क्लाइंटेल इफेक्ट के कंपनी में, वो हम देखते हैं। इट अट्रैक्ट्स हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, रीइन्वेस्ट resist takeovers if there are large corporate entities who have invested for long-term strategic purposes rather than for short-term profit making। तो ये वो क्लाइंटेल इफेक्ट थे जो कि डिविडेंड की वजह से आते हैं। क्लाइंटेल इफेक्ट में अ शेयर होल्डर मेक्स गेन इन टू वेज, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर होल्डर्स और ओनर्स जो हैं उसको जो रिटर्न मिलता है बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स वो दो सूरतों में होता है, या तो आइदर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन एट अ टाइम ऑफ सेल। वी नो दैट हाई डिविडेंड मींस लो कैपिटल गेन, क्योंकि अगर कंपनी हाई डिविडेंड पे कर रही है तो उसका जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाएगा। और लो डिविडेंड हाई मींस हाई कैपिटल गेन। और कॉर्पोरेट के लिए क्या है, कॉर्पोरेट के लिए कैपिटल गेन मींस टैक्सेबल और डिविडेंड एग्जेम्प्ट एनटीआर। यानी जो कॉर्पोरेट है वो प्रेफर किसको करेंगी, कैपिटल गेन्स को। अभी क्लाइंटेल इफेक्ट जो कॉर्पोरेट के लिए हो सकता है, कॉर्पोरेट के लिए ये होता है कि जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है। यानी कॉर्पोरेशंस एज एन इन्वेस्टर एक्ट कर रही हैं और उन्होंने किसी और कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कॉर्पोरेट के लिए जो कैपिटल गेन अर्न करेगी बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी वो टैक्सेबल होता है। लेकिन जो उनके लिए डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड अर्न करती हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, और या फिर नेशनल जो टैक्स रजीम है नॉर्मल टैक्स रजीम में फॉल करता है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है और डिविडेंड टैक्सेबल होता है। तो इस तरह वैल्यूएशंस में इफेक्ट आ जाता है। तो अभी हमने क्लाइंटेल इफेक्ट डिस्कस किया है। क्लाइंटेल इफेक्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इसके बेसिस पे क्लाइंट्स डिविडेंड को ऑप्ट करते हैं या डिविडेंड को लो डिविडेंड को ऑप्ट करते हैं या हाई डिविडेंड को ऑप्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। क्लाइंटेल इफेक्ट में शेयर होल्डर्स के लिए क्या है कि शेयर होल्डर के जो रिटर्न है थ्रू शेयर्स वो है आइदर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। और जो कैपिटल गेन है और जो डिविडेंड है वो हम देख लेते हैं कि जो हाई कैपिटल जब कंपनी हाई डिविडेंड पे कर रही होती है इट लीड्स टू लो कैपिटल गेन, एंड व्हेन द कंपनी इज पेइंग लो डिविडेंड इट लीड्स टू हाई कैपिटल गेन। इसकी क्या रीजन है ये हम दो फॉर्मेट में देख लेते हैं, एक कॉर्पोरेट फॉर्मेट में और इंडिविजुअल फॉर्मेट में, क्योंकि दोनों के लिए इम्प्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं। कॉर्पोरेट के लिए क्या होती है कि उनके लिए जो कैपिटल गेन होता है, अगर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर है तो उसके लिए जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है, और जो उसका डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट है या फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम में फॉल कर रहा है। और जो इंडिविजुअल है उसके लिए कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट है, और जो उसका डिविडेंड है दैट इज टैक्सेबल। तो इन सूरतों की बेसिस पे हर इन्वेस्टर और हर क्लाइंट शेयर्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी पॉलिसी तरतीब देते हैं, और दिस इज अ क्लाइंटेल इफेक्ट। अभी क्लाइंटेल इफेक्ट की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? What do you think? What do you think will happen if a firm changes its policy from a high payout to a low payout? What do you think will happen if a firm changes its policy from a low payout to a high payout? If this is the case, does dividend policy matter? तो ये वो क्वेश्चंस है जो कि हमने डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड रेज किए कि अगर डिविडेंड पॉलिसी कंपनी अपना डिजाइन करना चाह रही है तो क्लाइंटेल इफेक्ट को देखते हुए वो किस तरह अपनी डिविडेंड पॉलिसी को
बनाएगी और किस तरह वो तरतीब देगी। अभी डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस क्या है, यानी वो तो थियोरेटिकल मैटर्स थे जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए। अभी प्रैक्टिकल जो सिनेरियोज हैं जिसमें कंपनी अपने डिविडेंड पॉलिसी तरतीब देती हैं वो हैं रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट ईच ईयर, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, पे अ कांस्टेंट परसेंट ऑफ अर्निंग्स ईच ईयर और कॉम्प्रोमाइज डिविडेंड पॉलिसी। तो ये वो कुछ पॉलिसीज हैं जिसके बेसिस पे कंपनी अपने डिविडेंड पॉलिसी को डिजाइन करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं इन प्रैक्टिस। तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड पॉलिसी या कांस्टेंट पे आउट रेशियो, वो क्लियर है कि एक इट इज अ कांस्टेंट पे आउट रेशियो या ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज और या फिर डिविडेंड इंक्रीज है कांस्टेंट रेट ईच ईयर। लेकिन जो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी उसमें हम देख लेते हैं कि उसमें क्या चीजें आती हैं। इसमें कंपनी को सबसे पहले अपना कैपिटल बजट डिजाइन करना होता है, डिटरमिन करना होता है कि उसने कितनी फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कोई एक्विजिशन करनी है, प्लांट एक्सपेंशन करनी है, तो उसके लिए कितना बजट उसको चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी अपना रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में अपना कैपिटल बजट डिटरमिन कर लेती है। देन टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन करती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी रखना चाह रही है उसके लिए उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कितना अमाउंट उसने डिविडेंड के तौर पे वो दे सकती है। क्योंकि जब डिविडेंड दे दिया तो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इफेक्ट आ सकता है कि उसके बाद प्लांट एक्सपेंशन या एक्सपेंशन के लिए अमाउंट नहीं अवेलेबल, तो वो बोरो करेगी या नए शेयर्स इशू करेगी, तो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आ जाएगा। तो कंपनी का दूसरा रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में ये डिटरमिन करना होता है कि उसके लिए प्रेफर या टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। और तीसरी चीज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन लाइन विद द टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सेकंड पॉइंट के साथ लिंक है। रिमेंबर दैट रिटेन्ड अर्निंग्स आर इक्विटी। If additional equity is needed, issue new shares. If there are excess earnings, they pay the remainder out in dividends. तो ये वो प्रोसेस है जिस तरह जो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी के लिए यूज होता है कि सबसे पहले कंपनी अपना कैपिटल बजट डिजाइन करती है कि उसे कितना कैपिटल बजट रिक्वायर्ड है फॉर इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद वो अपना कैपिटल जो स्ट्रक्चर रखना चाह रही है जो कि वो उसकी कंपनी के लिए यूजफुल है वो डिटरमिन करती है, और उसकी बेस पे वो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट देखती है। जो इन्वेस्टमेंट वो करने चाह रही है उसके लिए फाइनेंसिंग किस तरह अवेलेबल होंगे, और जो अमाउंट आखिर में बच जाती है आफ्टर टेकिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है वो पे आउट कर देती है एज डिविडेंड। एक इसकी रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी की एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें कुछ डेटा गिवन है कि कंपनी नीड $5 million फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो डेट और इक्विटी का उसने रेशियो मेंटेन करना है कि कंपनी जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है या टारगेट किया हुआ है वो ये है कि डेट 2/3 डेट इक्विटी रेशियो 2/3 होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो टोटल इक्विटी है डेट इज 3, उसमें से 2 होना चाहिए फ्रॉम डेट पोर्शन और बाकी जो पोर्शन है डेट मस्ट बी फ्रॉम इक्विटी। तो ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। और उसकी नेट इनकम जो वो अपना एक्सपेक्ट कर रही है डेट इज $4 million। इसमें से हमने डिविडेंड निकालना है कि डिविडेंड कितना कंपनी पे ऑफ कर सकती है आफ्टर टेकिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के इन्वेस्टमेंट उसने कितनी करनी है और डेट स्ट्रक्चर कितना रखना है, और इनकम जो अर्न कर रही है उसको देखते हुए कितना उसको डिविडेंड दे सकती है। इसमें फाइंडिंग डिविडेंड में है कि 40% फाइनेंस विद डेट, कि अभी उसने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए 2/3 उसके डेट इक्विटी होने चाहिए, तो उसमें 40% फाइनेंस विद डेट
2 मिलियन का, 60% फाइनेंस विद इक्विटी 3 मिलियन का। जो उसकी नेट इनकम है माइनस इक्विटी फाइनेंसिंग 1 मिलियन रह जाता है कि जो कि पेड आउट एज डिविडेंड। तो अभी हमने रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी डिस्कस की, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंपनी है, उसको नीड है $5 मिलियन की फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। तो वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, $5 मिलियन। और जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर उसने रखना है, डेट शुड बी 2/3, यानी डेट इक्विटी जो रेशियो है वो होनी चाहिए 2/3। और जो नेट इनकम वो एस्टिमेट कर रही है डेट इज $4 मिलियन। तो इसमें से डिविडेंड हम किस तरह डिटरमिन करेंगे, कितना डिविडेंड वो पे आउट कर सकती है। उसके लिए फिर उसे डेट इक्विटी स्ट्रक्चर को देखते हुए उसे क्या करना होगा, 40% फाइनेंस वो करेगी फ्रॉम लोन, यानी वो उसके लिए लोन लेगी और वो हो जाएगी उसका 2 मिलियन अमाउंट। और इसके बाद वो 60% फाइनेंस करेगी फ्रॉम इक्विटी, डेट विल बी 3 मिलियन। यानी वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को उसने मेंटेन रखना है 2/3। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को 2/3 मेंटेन रखना है, तो जो इन्वेस्टमेंट उसे चाहिए नए प्रोजेक्ट के लिए डेट इज $5 मिलियन। तो $5 मिलियन का 2/3 वो निकालेगी, 2 मिलियन वो इन्वेस्ट करेगी फ्रॉम डेट और 3 मिलियन इन्वेस्ट करेगी फ्रॉम इक्विटी। तो 3 मिलियन उसने इक्विटी में से इन्वेस्ट किया, तो उसके पास नेट इनकम में से कितना बचा, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन इट वुड बी पेड एज डिविडेंड। तो रेजिडेंट डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के बाद जो डिविडेंड उसका बचता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज डिविडेंड। नाउ डिविडेंड स्टेबिलिटी, cyclical dividend policy, dividend is a fixed fraction of earnings. Stable dividend policy, all dividend payments are equal. ये वो तरीके थे जो कि इन प्रैक्टिस इंडस्ट्री में यूज होते हैं फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कॉम्प्रोमाइज डिविडेंड पॉलिसी, जो कि एक और तरीका था जो कि प्रैक्टिकल यूज हो रहा है और इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है। इसमें है गोल्स रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी हर कॉर्पोरेट अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है, गोल डिफाइन करती है, उसके मुताबिक वो रैंक कर लेती है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त, आइदर टू पे डिविडेंड और टू मेक इन्वेस्टमेंट। इट अवॉइड कटिंग बैक ऑन पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स टू पे अ डिविडेंड। It avoid dividend cuts, avoid the need to sell equity, maintain a target debt equity ratio, maintain a target dividend payout ratio. Companies want to accept positive NPV projects while avoiding negative signals. यानी क्या मतलब हुआ कि कंपनी सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव सिग्नल्स को अवॉइड करेगी। तो इसके लिए वो डिविडेंड अपना मेंटेन रखेगी और पे आउट रेशियो उसको सेम रखेगी। अच्छा, डिविडेंड की कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं कि डिविडेंड कंपनी पे ना करे तो उन फंड्स को उसकी यूटिलिटी क्या होगी। सेलेक्ट एडिशन कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स, यानी या तो वो इन्वेस्ट कर देगी नए प्रोजेक्ट्स में और इन्वेस्ट कर देगी अपने अर्निंग में से अमाउंट को, या फिर रीपरचेज कर सकती है शेयर्स को, या एक्वायर अदर एक्विजिशन कर सकती है, या फिर परचेज फाइनेंशियल एसेट्स। तो अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही तो वो अपनी अर्निंग्स को इन तरीकों से यूटिलाइज कर सकती है। इसमें हम स्टॉक रीपरचेज को देख लेते हैं कि कंपनी अगर अपने शेयर्स परचेज कर रही है तो उसके क्या एप्लीकेशंस है, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। कंपनी बाइज बैक इट्स ऑन शेयर्स ऑफ स्टॉक similar to a cash dividend in that it returns cash from the firm to the stockholders. तो इसमें कंपनी परचेज कर रही है शेयर्स, तो वो पेमेंट कर देती है शेयर होल्डर्स को और अपना शेयर्स को रीपरचेज कर लेती है फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अनदर आर्गुमेंट फॉर डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंस इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस और अदर इम्परफेक्शंस। रीपरचेज का मेथड क्या होता है कि बाय इन द ओपन मार्केट कि जो स्टॉक चेंज है उसके थ्रू वो परचेज कर लेगी, उसमें
buy back a fixed number of shares at a fixed price. A company will make a tender offer to repurchase a specific number of shares, typically at a premium to the market price. और नॉर्मली जब कंपनी रीपर्चेज करती है तो वो एट ए प्रीमियम परचेज कर रही होती है. अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो वो 120 पे परचेज करेगी ताकि शेयर होल्डर्स उसको अपने शेयर्स को सेल कर दें और कंपनी कैन बी एबल टू परचेज इट शेयर्स. रीपर्चेज बाय डायरेक्ट नेगोशिएशन, अ कंपनी negotiates with a major shareholder to buy back its shares. ये वो तरीके थे जिससे कंपनी परचेज करती है, रीपर्चेज करती है अपने शेयर्स को. इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ स्टॉक रीपर्चेजेस, इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन कंटेंट उसको सर्कुलेट करना होगा. स्टॉक रीपर्चेजेस सेंड्स अ पॉजिटिव सिग्नल दैट मैनेजमेंट बिलीव्स दैट अ करंट प्राइस इज लो. तो स्टॉक्स जब रीपर्चेज कर रही है कंपनी तो एक सिग्नल मार्केट में जाता है, यानी कि कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस कम है, इस वजह से कंपनी कम प्राइस पे परचेज कर रही है शेयर्स. टेंडर ऑफर सेंड अ मोर पॉजिटिव सिग्नल देन ओपन मार्केट बिकॉज द कंपनी इज स्टेटिंग अ स्पेसिफिक प्राइस. The stock price often increases when repurchases are announced. तो क्या होता है कि जब repurchases अनाउंस हो जाते हैं तो उस वक्त मार्केट वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एवरीवन वांट टू सेल. तो उसकी वजह से जब ट्रेडिंग ज्यादा होती है तो प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाती है. इसके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ रीपर्चेजेस. स्टॉक होल्डर्स कैन टेंडर और नॉट. Help avoid setting a high dividend that cannot be maintained. Repurchased stock can be used in takeovers or resold to raise cash as needed. Income received as capital gains rather than higher tax dividends. Stockholders may take as a positive signal management thinks stock is undervalued. So these are the advantages of repurchase for the company. Now what are the disadvantages? It may be viewed as a negative signal. Firm has poor investment opportunities. Selling stockholders may not be well informed, hence be treated unfairly. Firm may have to bid up price to complete purchases, thus paying too much for its own stock. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि आपसे डिस्कस किए. इसकी इंपॉर्टेंस डिविडेंड की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में ये है कि एक कंपनी को या एक इन्वेस्टर को जब अपनी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना होता है तो उसको जब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं शेयर्स में तो उसको ये तमाम मैटर्स को देखना होता है कि आइदर दीज आर इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर और नॉट. तो इसकी बेसिस वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कर सकता है. या फिर कंपनी जब अपने डिविडेंड्स को अनाउंस कर रही होती है तो उसे कुछ अपनी इन चीज़ों को देखना होता है कि इसके इफेक्ट्स इसकी मार्केट वैल्यू पे, शेयर के मार्केट वैल्यू पे क्या आएगा. तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.